तेहरान की सड़कों से लेकर कुर्दिस्तान के पहाड़ों तक तानाशाही मुर्दाबाद के नारे गूंज रहे हैं और एक तरफ खामेनेई को अपनी सत्ता गंवाने का डर सता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ताक में बैठे हैं कि ईरान पर कैसे कब्जा किया जाए और बीच में है वहां की आम जनता जो अब बदलाव चाहती है। ईरानियों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब खामेनेई के शासन पर खतरा मंडरा रहा हो। पिछले 17 सालों में ईरान कई बार इस दोराहे पर खड़ा हुआ है। हर बार जब जनता सड़कों पर उतरती है तो दुनिया को लगता है कि शायद इस बार इस्लामिक रिपब्लिक की नींव हिल जाएगी, लेकिन जैसे ही धूल छटती है अयातुल्ला का शासन और भी क्रूरता के साथ अपनी जगह पर कायम नजर आता है। आज वही पुराने सवाल फिर से फिजाओं में तैर रहे हैं कि आखिर ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए क्या करना होगा। हम कैसे जानेंगे कि हम उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं है। और सबसे बड़ा सवाल कि इतनी कोशिशों के बावजूद हर बार नाकामी ही क्यों हाथ लगती है और ट्रंप ईरान पर भी कब्जा करने की फिराक में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं ईरान और ईरान के लोगों की कहानी। ईरान में जारी विरोध प्रदर्शन अब और भी ज्यादा उग्र हो चुके हैं, जिसके बाद ये कवायद तेज हो गई है कि ईरान से खामेनेई का खात्मा अब तय है। हालांकि ईरानी सरकार को उखाड़ फेंकना आसान नहीं है। पिछले 17 सालों में कई बार ऐसी कोशिशें हुई और हर बार नाकामी हाथ लगी। जब तक सुरक्षा तंत्र में दरार नहीं पड़ती और विपक्ष एकजुट होकर एक भरोसेमंद विकल्प नहीं देता, तब तक अयातुल्ला अली खामेनेई का लोह किला अपनी जगह खड़ा रहेगा। ईरान के इस्लामी शासन का टिके रहना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक बेहद सोची समझी और क्रूर रणनीति का नतीजा है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में ईरान के पास अपने ही नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सबसे गहरा, सबसे व्यापक और सबसे प्रभावी सुरक्षा तंत्र है। सवाल है कि वो क्या है। तो आपको बता दें कि ईरानी सत्ता के पास सबसे बड़ी ताकत उसकी सेना नहीं, बल्कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, यानी कि IRGC, और उसका अर्धसैनिक बल बासिस है। बासिस कोई साधारण पुलिस बल नहीं है। ये समाज के भीतर बुना हुआ एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें आपके पड़ोसी, आपके दुकानदार या साथ पढ़ने वाला छात्र भी मुखबिर हो सकता है। बासिस को शासन में दमनकारी मूल्यों की रक्षा करने का काम सौंपा गया है। जब विरोध होता है तो ये सादे कपड़ों में भीड़ में घुस जाते हैं, नेताओं की पहचान करते हैं और हिंसक कार्रवाई करते हैं। चूंकि इनकी निष्ठा देश के प्रति नहीं बल्कि सुप्रीम लीडर के प्रति होती है, इसलिए ये अपनी ही जनता पर गोली चलाने में हिचकिचाते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अब वो मारती नहीं, तोड़ देती है। ईरानी सरकार ने विद्रोह को कुचलने के लिए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की नीति अपनाई है। मानवाधिकार समूहों और जेल से रिहा हुए कैदियों की गवाही बताती है कि सरकार अब सिर्फ मारने में विश्वास नहीं रखती, वह तोड़ने में विश्वास करती है। अक्सर सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करते हैं और उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं देते हैं, लेकिन उन्हें हमेशा के लिए जेल में रखने के बजाय कई बार उन्हें तब रिहा कर दिया जाता है जब वे बुरी तरह पिट चुके होते हैं, उनका शरीर और मन टूट चुका होता है। इसके पीछे एक भयानक तर्क है कि जब एक मोहल्ले का लड़का जेल से वापस आता है और उसकी हालत देखकर उसके दोस्त और परिवार वाले सहम जाते हैं, तो ये दूसरों के लिए डरावना सबक बन जाता है। इसे देखकर लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। तो वहीं ईरान में इंटरनेट शटडाउन तो आम बात है, लेकिन वहां का सर्विलांस उससे कहीं आगे है। ऑनलाइन कंटेंट की निगरानी करने वाले हजारों साइबर जासूस तैनात हैं। वे सोशल मीडिया पर असंतोष की छोटी सी चिंगारी को भी आग बनने से पहले बुझाने का काम करते हैं। तो अब सवाल उठता है कि सत्ता परिवर्तन के लिए क्या करना जरूरी होगा, कैसे खामेनेई को सिंहासन से गिराना संभव होगा। तो इसमें सबसे पहले तो है सुरक्षा बलों का पाला बदलना। ये किसी भी क्रांति की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जब तक बंदूक थामने वाले हाथ सरकार के साथ हैं, सरकार सुरक्षित है। ईरानी सरकार के गंभीर रूप से गिरने के खतरे के लिए यह अनिवार्य है कि सुरक्षा बलों की एक बड़ी संख्या, विशेषकर नियमित सेना और पुलिस, न कि IRGC, पाला बदलकर प्रदर्शनकारियों में शामिल हो जाए, या कम से कम वे निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। IRGC और बासिस को इतना आर्थिक लाभ दिया जाता है कि वे अंत तक वफादार बने रहते हैं। लीडरशिप का विकल्प।
अब तक के आंदोलनों की सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि उनके पास कोई चेहरा नहीं था। सरकार को गिराने के लिए एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो न केवल भीड़ को दिशा दे सके, बल्कि सुरक्षा बलों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी बातचीत कर सके। बिना किसी स्पष्ट विकल्प के बहुत से लोग मौजूदा खराब व्यवस्था को अराजकता से बेहतर मानते हैं। आर्थिक आपातकाल जैसे हालात। 1979 में ईरान की क्रांति तब सफल हुई थी जब तेल कर्मचारियों और बाजारियों यानी व्यापारी वर्ग ने हड़ताल कर दी थी। सरकार को घुटनों पर लाने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह ठप करना होगा। जब तक तेल बिक रहा है और पैसे रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स तक पहुंच रहे हैं, वे दमन जारी रखेंगे। तो चलिए अब उन आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं जो बताते हैं कि खामेनेई को गिराना कितना मुश्किल है। 17 साल, कई कोशिशें और सब फेल। 2009 ग्रीन मूवमेंट, वजह थी विवादित राष्ट्रपति चुनाव। लोगों ने पूछा मेरा वोट कहां है, लेकिन उसमें क्या हुआ? लाखों लोग सड़कों पर उतरे। ये 1979 के बाद सबसे बड़ा प्रदर्शन था और इसका नतीजा क्या रहा? सरकार ने बेरहमी से कुचल दिया। सैकड़ों मारे गए, विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया। यह आंदोलन मुख्य रूप से राजनीतिक था और मध्यम वर्ग तक सीमित था। फिर आता है 2017-18 का आर्थिक विद्रोह। वजह थी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। फिर क्या हुआ? यह आंदोलन तेहरान से नहीं बल्कि छोटे शहरों और गरीब तबकों से शुरू हुआ। नारे थे सुधारवादी, कट्टरपंथी, खेल खत्म हुआ। नतीजा था सुरक्षा बलों ने हजारों को गिरफ्तार किया। चूंकि इसका कोई केंद्रीय नेतृत्व नहीं था, इसे दबाना आसान था। फिर आता है 2019 का खूनी नवंबर। वजह थी पेट्रोल की कीमतों में अचानक 200% की बढ़ोतरी। इसमें क्या हुआ? ये सबसे हिंसक प्रदर्शन था। लोगों ने पेट्रोल पंप और बैंक जला दिए। नतीजा, सरकार ने इंटरनेट पूरी तरह बंद कर दिया और सेना उतार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक महज 3 दिनों में 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये शासन की क्रूरता का चरम था। फिर आता है 2022-23 महसा अमीनी और जिन जियान आजादी। वजह थी पुलिस हिरासत में 22 वर्षीय महसा अमीनी की मौत। ये आंदोलन हिजाब के खिलाफ शुरू हुआ, लेकिन जल्द ही व्यवस्था परिवर्तन की मांग में बदल गया। इसमें महिलाओं और युवाओं ने नेतृत्व किया। इसका नतीजा था महीनों तक अशांति रही, 500 से ज्यादा मौतें हुई। सरकार हिल गई थी लेकिन गिरी नहीं। उन्होंने पुलिस को कुछ समय के लिए पीछे हटाया, लेकिन अब वे फिर वापस आ गए हैं। लेकिन अब इन सबको देखते हुए सवाल उठा कि अगर रिजीम चेंज हुआ तो क्या? तो चलिए जरा इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि जनता का आक्रोश जीत जाता है और अयातुल्लाह की सरकार चली गई, क्या उसके बाद सब ठीक हो जाएगा? विशेषज्ञों का मानना है कि रिजीम चेंज के बाद का समय और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और इसका कारण क्या है? पहला है, ईरान में विपक्ष बेहद बिखरा हुआ है। राजशाही के समर्थक, वामपंथी, मुजाहिदीन ए खल्क और जातीय अल्पसंख्यक, इन सब के एजेंडे अलग अलग हैं। अगर केंद्रीय सत्ता अचानक गिरती है तो ये गुट आपस में भिड़ सकते हैं। लीबिया और सीरिया का उदाहरण सामने है। एक मजबूत लोकतांत्रिक ढांचे के बिना ईरान गृह युद्ध की आग में झुलस सकता है। दूसरा है, रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स सिर्फ एक सेना नहीं, एक विशाल औद्योगिक साम्राज्य है। वे दूरसंचार, निर्माण, तेल और बैंकिंग को नियंत्रित करते हैं। सत्ता बदलने के बाद भी बंदूकें और पैसा इन्हीं के पास होगा। वे आसानी से एक माफिया या उग्रवादी संगठन के रूप में काम कर सकते हैं और नई सरकार को अस्थिर कर सकते हैं। तीसरा है, दशकों से दबे हुए गुस्से का लावा फूटेगा। जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है, वे बासिज और मुल्लाओं से बदला लेना चाहेंगे। इससे देश में हिंसा का एक नया चक्र शुरू हो सकता है, जिसे रोकना किसी भी नई सरकार के लिए मुश्किल होगा। और चौथा है, आर्थिक पुनर्गठन। प्रतिबंधों और भ्रष्टाचार ने ईरान की अर्थव्यवस्था को खोखला कर दिया है। इसे पटरी पर लाने में दशकों लगेंगे। नई सरकार से जनता को तुरंत राहत की उम्मीद होगी, और अगर वे विफल हुए तो फिर से अराजकता फैल सकती है। लेकिन इस सब के बाद सवाल उठता है कि इससे फायदा किसको है? अगर गौर किया जाए तो इस समय अमेरिका और इजराइल अपने कट्टर दुश्मन ईरान के इतने हितैषी क्यों बने हैं? तो इसके पीछे भी एक कारण है। हम सभी ने देखा कि वेनेजुएला से किस तरह से मादुरो को उठाकर यूएस लाया गया। जिस वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा कच्चे तेल का भंडार है, लगभग 303 अरब बैरल, और उसके बाद आते हैं सऊदी अरब 267 अरब बैरल, और तीसरे नंबर पर ईरान लगभग 209 अरब बैरल।
अब जरा सोचिए, दुनिया के टॉप 3 में से 2 पर अमेरिका का कब्जा। भले ही ट्रंप कुछ भी कहें, लेकिन वेनेजुएला में फैसले अपने हित के अकॉर्डिंग ही लेंगे। और ईरान में भी अगर उनका ही कोई चहीता बैठ गया तो फिर ट्रंप को रोकना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो वो सिर्फ टैरिफ को खिलौना बनाकर खेल रहे हैं, फिर तेल के नाम पर भी तांडव करना शुरू कर देंगे। लिहाजा तेहरान की सड़कों पर उठता गुस्सा सिर्फ खामेनेई के खिलाफ नहीं, पूरे तानाशाही सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन इतिहास बताता है कि ईरान में सत्ता ना तो नारों से बदलती है और ना भीड़ से। वो गिरती तब है जब बंदूक थामे हाथ पाला बदलते हैं। एक तरफ खामेनेई अपनी कुर्सी बचाने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका की नज़र ईरान के तेल पर टिकी है। ये जंग सिर्फ आज़ादी की नहीं, ये जंग है इस बात की कि ईरान का भविष्य ईरानी तय करेंगे या विदेशी ताकतें। तेहरान उबल रहा है और पूरी दुनिया देख रही है। क्या इस बार इतिहास बदलेगा या फिर तानाशाही एक बार और जीत जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी मिनाज है, मेरा नाम तरुण है। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।